दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी के क्लास में राजतंत्र अर्थात मोनार्की के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किए थे और मोनार्की कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। और मोनार्की अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था? मोनार्की एक ग्रीक शब्द है जो मोनास और प्लस आर्कियन से मिलकर बना है, जहाँ पर मोनोस का मतलब होता है वन और आर्कियन का मतलब होता है शासन, अर्थात जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। वन पर्सन्स रूल, वेयर वन पर्सन्स रूल्स आर प्रेजेंटेड इज नोन एज मोनार्की। इसका वर्णन किया था। अर्थात हम एक विशेष रूप से बात करें तो एक ऐसा स्थान जहां पर एक व्यक्ति या एक परिवार का वंशानुगत रूप से शासन किया जाता है, उसे हम किस प्रकार का? राजतंत्र कहते हैं, अर्थात राजतंत्र प्रकार के राष्ट्र के रूप में उसे संदर्भित करते हैं। और राजतंत्र के रूप में सऊदिया अरब एक ऐसा है ना जहां पर राजतंत्र है। और कैसा राजतंत्र है? एब्सोल्यूट मोनार्की, अर्थात पूर्ण राजतंत्र। हमने आपको बताया था कि राजतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण राजतंत्र अर्थात एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। तो पूर्ण राजतंत्र में पूरी तरीके से राजा ही शासन करता है, अर्थात वहां पर जनता की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है, अर्थात राजा के चुनाव में जनता वहां पर चुनाव के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से निर्णय नहीं लेती, परिवार के लोग ही, राज परिवार के लोग ही निर्णय करके राजा का जो है चुनाव कर लेते हैं। परंतु संवैधानिक राजतंत्र थोड़ा दूसरे प्रकार का होता है। क्यों दूसरे प्रकार का होता है? क्योंकि वहां पर राजा भी होते हैं वंशानुगत रूप से और प्रधानमंत्री भी होते हैं, अर्थात शासनाध्यक्ष भी होते हैं और क्या होता है? राजा भी होता है। तो ब्रिटेन एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात वहां पर प्रधानमंत्री भी होते हैं और क्या होते हैं? राजा, सम्राट या सम्राज्ञी भी होते हैं। तो इन सब के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में राजतंत्र, मोनार्की के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग से पहले हमने आपसे संविधान के बारे में भी वर्णन किया था कि संविधान क्या होता है। अगर न याद हो तो आप रिमाइंडर करिए। हमने आपको बताया था कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके विधि विधान या नियम कानून के आधार पर किसी देश की चुनी हुई सरकार उस देश पर शासन करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जैसे किसी देश की सरकार है, तो वो अपने देश के लिए नियम कानून विधि विधान बनाएगी, जिसके हिसाब से उस देश में, उस राष्ट्र में क्या करेगी? शासन करेगी। तो ये हो गया आपका संविधान। अब संविधान सभा क्या है? तो संविधान को बनाने के लिए सभा की जरूरत पड़ती है। कोई एक व्यक्ति तो संविधान पूरा निर्मित नहीं कर सकता, तो इसके लिए संविधान को बनाने के लिए एक सभा की जरूरत। सभा का मतलब असेंबली, कई लोगों का समूह जो चुना हुआ हो। तो चुने हुए लोगों के समूह मिलकर जब किसी संविधान का निर्माण करते हैं तो उसे संविधान सभा कहते हैं। तो इसी संविधान सभा की मांग जो है भारत में समय समय पर होती रही। अब आप सोच रहे होंगे किससे की जाती थी? तो हम आप अगर ध्यान दें 1757 के प्लासी के युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था उसके बीच, वहां पर अर्थात अंग्रेजों के बीच। तो 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध तथा बक्सर बक्सर का युद्ध 1764 अर्थात 1757 के प्लासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पूरी तरीके से जीत लिए जाने पर भारत पर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत पर शासन का शिकंजा कस लिया और भारत पर जो है अपना दबदबा कायम कर लिया। और इस प्रकार से अंग्रेज लोग भारत में क्या करने लगे? शासन करने लगे और भारतीयों को पूरी तरीके से दबा दिया। क्यों दबा दिया? क्योंकि भारत जो है कई छोटे छोटे देसी रियासतों में विभक्त था, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, तो वो अब एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज उसका फायदा उठाकर दो राजाओं को आपस में लड़ा दिया करता था। जो मजबूत राजा होता था उसकी तरफ मदद कर देते थे और मदद करके
दूसरे वाले को हरा दिया करते। ऐसे करते-करते अंग्रेज पूरी तरीके से भारत पर क्या कर लिए, शासन कर लिए और भारत के लोग पूरी तरीके से अनाथ हो गए अर्थात भारत के लोगों को अंग्रेज बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे और उन्हें अपने अधिकारों के माँग के लिए भी लड़ना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके ऊपर ज़ुल्म किए जाते थे, लगान लगा दिया जाता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था, उपज से ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो ये सब परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत के लोग अब इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गए थे कि वो संविधान सभा की माँग करने लगे थे। संविधान सभा की माँग क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा एक खुद का अपना नियम हो, कानून हो, विधि-विधान हो, जिसके हिसाब से हम अपने देश में खुद शासन करें, अर्थात किसी दूसरे देश का हमारे राष्ट्र पर हस्तक्षेप ना हो, कोई दूसरा देश हमारे राष्ट्र पर शासन ना करे। तो इसलिए जो है भारत के लोग बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मानवेंद्र नाथ राय और दादा भाई नौरोजी, इन सभी लोगों ने समय-समय पर संविधान बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों ने समय-समय पर संविधान सभा की माँग को उठाते रहे हैं और उनकी बातों को अंततः 1946 में स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा एक शब्द स्वराज। स्व का मतलब होता है स्व, स्वयं और राज का मतलब शासन। तो जहाँ पर स्वयं का शासन हो, स्वयं का शासन क्या एक व्यक्ति का? नहीं, जहाँ पर अपना देश, अपना राष्ट्र खुद शासन करे, उसे क्या कहेंगे? स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का शासन, अपना शासन अर्थात किसी दूसरे देश का राष्ट्र का शासन ना हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्वराज। तो यहाँ पर संविधान सभा की आज हम बात करेंगे, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग। तो आपको संविधान भी समझ में आया होगा, सभा सभा मतलब नियम कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए जितने लोगों की जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मिलकर जो लोग बनाते हैं, उसे ही हम संविधान सभा कहेंगे। और माँग की बात भी बताया कि क्यों माँग उठती रही है। तो इस तरीके से हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? संविधान सभा की माँग अर्थात डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत में सर्वप्रथम अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब किसी के अंग्रेजों के सामने जाकर संविधान सभा की मांग ना करना अर्थात इनडायरेक्ट रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष का रूप का मतलब होता है डायरेक्ट ना आकर पीठ पीछे अर्थात पीठ पीछे किसी चीज की बात करना वही क्या होता है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रूप से 1895 में 1896 में पहली बार 1895 में अप्रत्यक्ष रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी। तो सर्वप्रथम पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से किसने मांग किया था संविधान सभा की? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी। तो स्वराज का मतलब मैंने बताया ना कि स्वयं का शासन। तो जब स्वयं का शासन कब होगा? जब हमारा खुद का लिखित संविधान होगा, तब वहां पर क्या होगा? स्वशासन होगा। हमने आपको आगे क्लास में बताया भी था कि भारत का संविधान जो है निर्मित है और लिखित है। निर्मित का मतलब जहाँ पर संविधान सभा अर्थात सभा में एकत्रित होकर लोग संविधान का निर्माण किए हों, उसे ही बोलेंगे संविधान सभा। तो हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान निर्मित तथा लिखित है। निर्मित का मतलब होता है जहाँ पर किसी संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर सभा करके संविधान का निर्माण किए हों, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार 1896 में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी पहली बार। कब? 1896। उसके बाद 1906 में 1906 में दादा भाई नौरोजी 1906 में दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ये पारसी धर्म से जो है बिलोंग करते थे। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके स्वराज शब्द की चर्चा की थी। तो 1906 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने कहां पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द की चर्चा किया था। तो पहली बार 1896 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, फिर उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, फिर उसके बाद 1922 में सांकेतिक रूप से का मतलब है कि वही चीज है ना, मतलब है कि बात तो हो गई, संकेत किसी चीज को लिख के कह देना वो संकेत हो गया। तो आदमी जैसे किसी चीज का बात करता है, तो अगर किसी चीज को डायरेक्ट अगर नहीं कहना है, तो उसे आदमी मन में किसी चीज के जरिए जो है उस बात को कह देता है, और दूसरा व्यक्ति बाद में सोचता है कि यार ये तो ये बात कहा था, तो वही क्या हो गया, संकेती। तो इसी तरह से 1922 में पहली बार सांकेतिक तौर पर महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। तो सांकेतिक तौर पर पहली बार कौन, महात्मा गांधी। अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार कौन, बाल गंगाधर तिलक। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार किसने जो है संविधान सभा की चर्चा किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। पहले कब, 1896 में कौन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1906 में कौन, दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1922 में कौन, महात्मा गांधी ने, सांकेतिक तौर पर। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में दोनों अब नीचे जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप इस सब को नहीं ध्यान रखते हैं तो ये तो आपको जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आया है। पहला है 1924। तो 1924 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने सुझाया था। तो सर्वप्रथम कौन सी पार्टी ने संविधान सभा के गठन का विचार सुझाया था, तो स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था 1923 में। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी, उसी स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो है की बात को सुझाया था। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन के विचार को सर्वप्रथम किस पार्टी ने सुझाया था, तो स्वराज पार्टी ने। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, कौन सा, 1934 में, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक, सॉरी, 1934 में औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब औपचारिक रूप से, लिखित रूप से, है ना, और अनौपचारिक का मतलब अनऑफिशियल, जो लिखित रूप से ना हो, ऐसे ही आप जाएं, कहीं चले जाएं और वहां पर किसी से मुलाकात करें यार दोस्त से, तो वो क्या हो गया, अनौपचारिक। और वहीं पर किसी काम से अपने मित्र से ही मिलने जाना ऑफिस में, और उसको लिखित रूप से किसी विषय के बारे में वर्णन दे रहा, तो क्या हो जाएगा, औपचारिक। तो औपचारिक रूप से, यही इंपॉर्टेंट है, 1934 में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की अगर पहली बार किसी ने बात की थी, तो कौन, मानवेंद्र नाथ राय ने। मानवेंद्र नाथ राय, एग्जाम में 60 फॉर्म में आता है, एम एन राय। कौन, एम एन राव। कौन कौन सा, भारतीय संविधान सभा के मांग पहली बार कौन किया था, मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय ने। कब, 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान सभा की औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग किसने किया था, मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। अब हम बात करते हैं 1935 में। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग या गठन की मांग की थी। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा को क्या किया गया, आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की बात की गई। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो 1896 में कौन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1906 में कौन, दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1922 में कौन, महात्मा गांधी ने। 1924 में स्वराज पार्टी ने। और 1934 में मानवेंद्र नाथ एम एन नाथ राय ने। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की बात की थी। अब यहाँ पर ये दो बातें हैं जो
महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब धीरे-धीरे जो टॉपिक आएँगे वो महत्वपूर्ण होते जाएँगे। अगला क्या है 1940। 1940 में संविधान सभा की माँग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की माँग को स्वीकार कर लिया। किस प्रस्ताव? जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। कौन-सा प्रस्ताव? अगस्त। अगर आप जानते हो तो उस समय 1940 से 1944 तक भारत में जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उस समय कौन था? तो उस समय थे लिन लिथगो। तो वायसराय कौन था? लिन लिथगो। तो 1940 में लिन लिथगो प्रस्ताव में अंग्रेजों ने जो है भारत के लिए संविधान सभा की माँग को क्या किया था? स्वीकार किया था। परंतु इसमें जो बातें थी लिलितगो प्रस्ताव में भारत के विभाजन की जो है बातें छिपी हुई थी। इस कारण से ये लिलितगो प्रस्ताव जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता था, ये भी क्या रहा? असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें 2-3 बातें थी। एक डोमिनियन स्टेट की बात की। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य। भारत जो है, भारत में आधा राज्य जो होगा, भारत के लोगों का शासन होगा और आधे पर जो मेन होंगे, उस पर किसका शासन होगा? अंग्रेजों का शासन होगा। तो ये डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है किसी के अधीन शासन करना। अर्थात भारत में जो लिथगो प्रस्ताव में था, एक था कि डोमिनियन स्टेट की माँग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है क्या? कि 2 लोगों का शासन, एक भारत के लोगों का, राज्य में भारत के लोगों का शासन हो और केंद्र में किसका शासन हो? अंग्रेजों का शासन हो। तो अर्थात भारत किसके अधीन शासन करता? अंग्रेजों के अधीन शासन करता। तो इसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। अर्थात आधा राज्य भारत के हिस्से में और आधे पर कौन शासन करेगा? अंग्रेज शासन करेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेट की बात थी। लेकिन इसी लिलितगो प्रस्ताव में अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि जो भी देसी रियासत हैं, जो भी देसी रियासत के लोग चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो अलग हो सकते हैं। तो यही भारत के विभाजन की बात छिपी हुई थी, जिसके कारण 1940 के लिन-लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, अर्थात असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि भारत के विभाजन की बात थी, इसलिए संविधान सभा की बात यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गई? असफल हो गई। फिर उसके बाद 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक एक सदस्यीय मिशन था, जो भारत में जो है उसकी घोषणा जो है विंस्टन चर्चिल किसने किया था? क्रिप्स मिशन की घोषणा किसने की थी? विंस्टन चर्चिल ने की थी। और कब किया था? 11 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा कब था? 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन कितना सदस्यीय कमेटी थी? तो एक सदस्यीय समिति थी क्रिप्स मिशन। और कौन उसका सदस्य था? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स मिशन कितना सदस्यीय कमेटी थी? एक सदस्यीय कमेटी थी। क्रिप्स मिशन का सदस्य कौन था? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन की घोषणा किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने की थी। और कब किया था? 11 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है प्रकाशित कब हुआ? तो 30 मार्च 1942 को। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ने जो है भारतीय संविधान सभा के मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। परंतु यहाँ पर बात फिर से अटक गई कि जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, है ना? तो मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। तो आप जानते हो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में, मार्च 1942। और कब? 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। और घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा की स्थापना करना, गठन करना। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा गठित नहीं हो पाया। क्यों असफल रहा? एक तो मुस्लिम लीग ने अड़ंगापूर्ण नीति अपनाई थी। दूसरा, जो प्रस्ताव लिलितगो में था, वही सारा प्रस्ताव किसमें भर दिया गया था? किसमें? क्रिप्स मिशन में। जिसके कारण
पूरे भारत के लोग पूरी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हों, ये सभी लोग पूरी तरीके से अंग्रेज़ों से भड़क गए, अर्थात रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि जिस प्रस्ताव को पहले से पारित कर दिया था, उसी का नाम बदल देने से, उसी प्रस्ताव को लाने से क्या वो प्रस्ताव बदल जाएगा? क्या उसका भारतीयों का नज़रिया बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन की बात छिपी हुई थी। तो इस कारण से जब ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड का चेक का मतलब ऐसा चेक जिसकी डेट एक्सपायरी डेट हो गई, अर्थात जैसे चेक पर डेट लिखा जाता है और चेक का जो वैलिडिटी होती है 6 महीने। अब 6 महीने के बाद अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, आप चेक बजाने के लिए जाएँगे, तो वो चेक से आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो एक्सपायर, अर्थात निम्नलिखित को प्रस्ताव में था, वही फिर से लेके आए थे। तो वही कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात जो एक्सपायर हो गया उसी को फिर से बजाने के लिए आप आए हैं, ये संभव नहीं है। तो इसको डेटेड चेक किसने किया था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर अबुल कलाम आजाद ने कहा था, अबुल कलाम आजाद ने इस क्रिप्स मिशन के लिए कहा था कि जिस बच्चे का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, उसके मुंडन की तैयारी की जा रही है, अर्थात जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसके मुंडन की तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके से इन सब के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा किए और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आप लोग को क्रिप्स मिशन डिटेल में विस्तृत रूप से और कैबिनेट मिशन अगला वीडियो लेके आएँगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके परिचित में हो, उनको भी आप लोग जो है प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग हमको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हम आपके लिए कैसे नए-नए वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो। आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों पर ध्यान रखेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही नए-नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ज्ञान की बातें हैं और लोगों तक जाएगा, तो ये प्रचार-प्रसार होगा, आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को और लोगों से तक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।